सवालों से डरने वाली सरकार अक्सर जवाब देने लायक नहीं होती। वैसे तो ये लाइन हर पॉलिटिकल पार्टी पर फिट बैठती है, पर आज की वीडियो में हम वेस्ट बंगाल की दीदी ममता बनर्जी पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां हर इलेक्शन के बाद सिर्फ सरकार नहीं बनती, लाशें भी गिरती हैं। पुलिस पर पार्टीशन होने के आरोप लगते हैं और जनता को इंसाफ के बदले करप्शन देखने को मिलता है। अभी ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल का एक पैटर्न बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। सवाल ये है कि एक राज्य में डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिना डर, बिना प्रेशर और बिना ब्लडशेड के पॉसिबल हो पा रहे हैं। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 8 जुलाई 2023, पश्चिम बंगाल। जब वहां ग्राम पंचायत के मतदान शुरू हुए तो सबको यही उम्मीद थी कि वोटिंग प्रोसेस बड़ी ही शांति से पूरा हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते बंगाल की गलियां खून की होली खेल चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन मतदान के दौरान लगभग 90 लोग घायल हो गए और 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, लोअर 24 परगनास में तो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि कहीं बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई तो कहीं उसे पानी में फेंक दिया गया। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं एक डेमोक्रेसी में, जहां कई लोगों को जख्मी होना पड़ा तो कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और अगर किसी तरह बैलेट बॉक्स में वोट डाल भी दिया गया तो बैलेट बॉक्स को ही पानी में फेंक दिया गया या उसे आग के हवाले कर दिया गया, जिसके चलते सभी विपक्षी पार्टियों ने, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कम्युनिस्ट पार्टी, सभी का यही कहना था कि ये हिंसा खुद ममता बनर्जी की सरकार ने ही करवाई है। तो वहीं इस पर ममता बनर्जी ने अपनी सफाई में तर्क देते हुए कहा कि पूरे राज्य में लगभग 70,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ थे, लेकिन हिंसा सिर्फ 60 से 70 पोलिंग बूथ पर ही हुई है। और तो और इस हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या में 60% लोग टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, किसी राज्य की सरकार इलेक्शन के दौरान हुई हिंसा और बैलेट बॉक्स के डिस्ट्रॉय होने पर यह तर्क देने की कोशिश करती है ये हिंसा हमने नहीं करवाई, क्योंकि इस हिंसा में हमारी भी पार्टी के लोग मारे गए हैं। चलो मान लेते हैं कि ये हिंसा ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं करवाई, लेकिन इस पूरे हिंसा का जिम्मेदार कौन होगा? अब ये कोई इकलौता मामला नहीं है कि जिसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल उठाए जाएं, बल्कि साल 2021 के असेंबली इलेक्शंस में भी इसी तरह की हिंसा देखने को मिली, जिसमें 18 साल के आनंदा बर्मान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर था और वो पहली बार अपना वोट डालने आया था। फिर साल 2024 में जब लोकसभा इलेक्शंस थे तो उसमें भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच क्लैश देखने को मिला। इवन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कूच बिहार के पोलिंग स्टेशन के अंदर एक सीआरपीएफ पर्सनल की डेथ हो गई, जो कि अपनी ड्यूटी पर था। अब इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बंगाल में इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। ये राजनीति नहीं तो और क्या है। होने को तो इलेक्शंस और भी स्टेट्स में होते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में इस तरह से इतनी हिंसा देखने को नहीं मिलती। खैर, कुछ ही महीनों में अब पश्चिम बंगाल में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ममता बनर्जी सुरक्षित रहे, उन्हें कोई इंजरी ना हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब भी बंगाल में इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो ममता बनर्जी के साथ हर बार कोई ना कोई हादसा हो जाता है। फिर चाहे वो साल 2021 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, जिसमें ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के कारण व्हील चेयर पर इलेक्शन कैंपेन करना हो, या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान हेलीकॉप्टर बोर्ड करते समय इंजर्ड होना हो, जिसकी तस्वीरें खुद उनकी पार्टी ने ही शेयर की थी। पश्चिम बंगाल हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन ही खतरे में है। वैसे तो हमारे देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी में होती है वो अक्सर खतरे में ही रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हालात और भी खराब हैं। 12 दिसंबर 2016 जब पश्चिम बंगाल के होवरा जिले में प्रोफेट मोहम्मद का जुलूस निकाला जा रहा था, तो जुलूस एक हिंदू इलाके से होकर निकला, जहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि जुलूस में मौजूद कुछ लोगों ने बिना किसी भड़कावे के वहां बमबारी करना शुरू कर दिया। उनके घरों को आग लगा दी गई और तो और कई हिंदू मंदिरों को भी टारगेट किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि वहां के रहने वाले लोकल लोगों का तो यहाँ तक भी कहना था कि जब पुलिस को फोन किया गया तो वो समय पर वहां नहीं आई, और जब आई तो उन्होंने दंगे रोकने के बजाय उन्हें अपने ही घर खाली करने को कहा।
अब आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो हाँ, किया ना। ममता दीदी ने जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ ही केस दर्ज करा दिया, क्योंकि दूसरा कोई भी मीडिया चैनल या न्यूज़पेपर इसकी खबर नहीं छाप रहा था। लेकिन जब जी न्यूज जैसे नेशनल न्यूज चैनल ने इसकी रिपोर्टिंग करी, तो तब जाकर लोगों को पता चला कि होवरा में किस तरह से दंगे फसाद हुए थे, जिसमें कई घरों और मंदिरों को टारगेट किया गया और कई सौ हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जिसके चलते जब इस रिपोर्ट के बाद हंगामा होना शुरू हुआ और ममता बनर्जी की सरकार की पोल खुलने लगी, तो उन्होंने दंगाइयों पर कार्रवाई करने के बजाय जी न्यूज के जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी। फिर साल 2017 का समय आया, जब बदुरिया और बसीरत के दंगे हुए, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी कम्युनल हिंसा की घटनाओं में से एक मानी जाती है। दरअसल हुआ क्या कि 2 जुलाई 2017 को एक 17 साल के लड़के ने फेसबुक पर प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट कर दिया। इसके चलते उस समुदाय के लोग हजारों की तादाद में गुस्सा होकर सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि पुलिस उस लड़के को पकड़कर उनके हवाले कर दे, ताकि वो लोग उसे उसकी सजा दे सके। अब पुलिस ने भी बिगड़ते हालातों को देखते हुए 3 जुलाई की रात को उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस वक्त किसी ने ये अफवाह फैला दी कि वो लड़का अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है, जिसके चलते हिंसा और भड़क गई और जगह जगह प्रोटेस्ट के नाम पर कई हिंदुओं को टारगेट किया गया, कई हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई। इवन वो भीड़ गुस्से में इतना खो चुकी थी कि उन्होंने इंसानियत को भी शर्मसार करते हुए एक 65 वर्ष के बुजुर्ग कार्तिक घोष की चाकू मार मार कर हत्या कर दी। लेकिन इस पूरे हिंसा को काबू करने में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह विफल रही, क्योंकि जिस वक्त ये हिंसा हो रही थी, उस वक्त उनका गवर्नर के साथ अपना अलग ही ईगो क्लैश चल रहा था। ममता बनर्जी का कहना था कि गवर्नर ने उनसे फोन पर ढंग से बात नहीं करी और उन्हें ह्यूमिलेट किया गया। मतलब जिस वक्त पूरा पश्चिम बंगाल ही ह्यूमिलेट हो रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी कंप्लेन सुना रही थी। अब अगर मैं आपको पश्चिम बंगाल में हुए पिछले 10 से 12 सालों के दंगे गिनवाने बैठूं, तो अब गिनते गिनते थक जाओगे, जहां इंसानियत पूरी तरह नग्नसार होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल के दंगों में महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाने से लेकर मंदिर में पूजे जाने वाली भगवान की मूर्तियों को तोड़ना, इन पिछले सालों में ये सब कुछ हो चुका है। वैसे तो ये बात सिर्फ पश्चिम बंगाल या भारत तक ही सीमित नहीं है। जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में रहे हैं, वहाँ सेकुलरिज्म की हत्या करते हुए इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं। वैसे अगर आप बंगाल के हालातों को डिटेल में समझना चाहते हो, तो आप मेरी बंगाल फाइल्स वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर इन केस आप ये सोच रहे हो कि मैं ममता बनर्जी की सरकार की बुराई करते हुए उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको मेरी इससे पिछली वीडियो तो जरूर से जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां अपना कैंडिडेट चुनती हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों की असल सच्चाई क्या है। बाकी आप पश्चिम बंगाल और वहाँ की राजनीति के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि बंगाल की ये पावन धरती रविंद्रनाथ टैगोर जी के ज्ञान और स्वामी विवेकानंद जी के अध्यात्म की धरती है। ये वो धरती है जिसने दुनिया को वंदे मातरम और जन गण मन दिया। लेकिन आज जब इस धरती पर कलम की जगह नफरत और साहित्य की जगह हिंसा ले चुकी है, तो सवाल उठता है कि हमने अपने पूर्वजों की विरासत को भुला दिया है। क्योंकि बंगाल की पहचान उसकी संस्कृति है, दंगे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।